बड़ी खबर मुंबई पालघर समेत कई इलाकों में तूफान की आशंका है। चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश का अनुमान है। अभी ये महाराष्ट्र को गुजर रहा है चक्रवाती तूफान, और चक्रवाती तूफान ताउते अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। सभी प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और दीव के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और चक्रवाती तूफान ताउते कई राज्यों को पार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, गोवा के बाद अब ये चक्रवाती तूफान गुजरात पहुंचने वाला है। गुजरात में तूफान से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। आपदा प्रबंधन की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों को कोस्टल एरिया से हटा दिया गया है। आपातकालीन मेडिकल सुविधाएं रखी जा रही हैं। जिन इलाकों से तूफान गुजर चुका है वहां पर नुकसान झेलना पड़ा है। पेड़ उखड़ गए हैं, कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की मौत की भी खबर है। और इस वक्त के 10 बड़े अपडेट हम आपको दे दें। म्यांमार से चला था ताउते चक्रवाती तूफान लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और गोवा होते हुए फिलहाल महाराष्ट्र की सीमा की तरफ रुख कर रहा है। हालांकि ताउते महाराष्ट्र में लैंड तो नहीं करेगा, लेकिन वहां से गुजरते हुए गुजरात पहुंचेगा और गुजरात में इसका भीषण असर हो सकता है। 10 बड़े अपडेट दरअसल हम आपको बता दें। ताउते पर 10 बड़ी बातें क्या हैं। ताउते तूफान को लेकर के गुजरात और दीव में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोवा तूफान में बड़ी तबाही है, जान का कोई नुकसान नहीं है, जान का किसी तरीके की कोई नुकसान नहीं है। गोवा के पणजी में आगे ये तूफान निकल चुका है। गोवा के पणजी को इसने टच किया था, काफी तेज हवाएं चली थी, काफी पानी बरसा था, उसके बाद वो वहां से निकल चुका था। ताउते मुंबई से 170 किलोमीटर दूर है, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं टकराएगा नहीं। वहीं मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर समेत कई जगहों पर आज भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। मुंबई में भी काफी तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं आज शाम गुजरात के तट से टकराने की खबर है। राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 मई को गुजरात के पोरबंदर और महुआ के तट से 175 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा सकता है। कोस्ट गार्ड ने गुजरात के मछुआरों को समुद्र में ना जाने और बंदरगाह पर लौटने की चेतावनी दी है। गुजरात में एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात की जा रही हैं। चार राज्यों के पार ताउते तूफान। अब गुजरात में ताउते का इंतजार। आ गया तूफान, अलर्ट हिंदुस्तान। चार राज्यों से गुजर चुका ताउते तूफान अब गुजरात में एंट्री करने जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात के तटीय इलाकों में इस चक्रवाती तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि ताउते अब अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। चक्रवात ताउते बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और गुजरात के समुद्री तट की ओर आगे बढ़ रहा है। आईएमडी ने बताया कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम तक गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचने की बहुत संभावना है। आज शाम तक ये तूफान गुजरात के तट से टकराएगा और गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 मई की सुबह ये तूफान गुजरात के पोरबंदर और भावनगर जिले की महुआ बीच होते हुए गुजरात तट से पार कर जाएगा। हालात से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 50 से अधिक टीम को तैनात किया गया है। लोगों को तटीय इलाके से निकाला जा रहा है। पहले जो पूर्वानुमान था वो पोरबंदर के आसपास था, तो ये राइट को वेयर किया है, राइट साइड को शिफ्ट किया है पाथ जो है। और ये अब जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बल्ज, जो सदर्न बल्ज है गुजरात का, उसी के सेंटर में जा रहा है, न कि लेफ्ट में जा रहा है। जो तो उसका जो असर होने वाला है वो जूनागढ़ और फिर इनलैंड हो जाएगा। तूफान की वजह से किसी की जान का नुकसान न हो, इसलिए लोगों को कच्चे घरों से हटाकर स्कूल या सरकारी इमारतों में शिफ्ट किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय इस तूफान को लेकर अलर्ट है। गृह मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। अमित शाह खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। ताऊ-ते तूफान की वजह से आज मुंबई में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज मुंबई के अलावा उत्तरी कोंकण, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में आज कोरोना टीकाकरण बंद रहेगा, हालांकि ये कल फिर से शुरू हो जाएगा। तमाम सावधानी के बावजूद तमिलनाडु में दीवार गिरने और करंट लगने से कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कर्नाटक में भी तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। 76 नाव बर्बाद हो गई। कर्नाटक के करीब 98 गांव तूफान से प्रभावित है। तूफान की वजह से गोवा में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई से अंकुर त्यागी और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं गुजरात में तो ताऊ-ते तूफान का असर फिलहाल दिखने लगा है। गुजरात के नवसारी तट से मछुआरों को कह दिया गया है कि वो दूर चले जाएं, मछुआरे अपनी नाव समुद्र में ना लेकर के जाएं। वहीं मुंबई में भी तूफान का असर साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए हैं। गुजरात में ताऊ-ते तूफान का असर फिलहाल दिख रहा है। आज दोपहर बाद तक गुजरात में ये लैंड करेगा। अब आपको बताते हैं कि इसका असर कहां कहां हुआ है और कहां कहां इसका असर अभी होना है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस तूफान का असर है। गुजरात में क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है, समुद्र के साथ लगते जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में कई जगह पेड़ गिर गए हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई में आज वैक्सीनेशन को टाल दिया गया है। वहीं कर्नाटक में 4 लोगों की मौत की खबर है। 70 गाँव में तबाही पहुंची है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी इसका इफेक्ट नजर आया। कन्याकुमारी में बारिश अब भी जारी है। थिरुप्पु बांध का जलस्तर बढ़ गया है। केरल में कई बांधों का जलस्तर बढ़ गया इसके कारण। वहीं गोवा में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों में फिलहाल बिजली नहीं है इस तूफान और तेज बारिश के कारण। तो राज्य कौन कौन से हैं जिसमें इसका असर है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दमन दीव में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और जयपाल हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। दक्षिण भारत का रुख भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अंकुर आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई में फिलहाल मौसम कैसा है? महाराष्ट्र में हालांकि इसने लैंड तो नहीं करना, लेकिन असर तो दिख रहा था और मुंबई से गुजरात तक पहुंचेगा। फिलहाल की क्या स्थिति और क्या पिक्चर है? सचिन, मैं आपको सीधी जो तस्वीर दिखा रहा हूं, मुंबई का जो कोस्टल इलाका है, खासतौर पर जुहू बीच का जो इलाका है, वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आपको समुद्र में जो इस वक्त लहरों का में जो करंट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सी बहुत ज्यादा रफ है। ये हालात तब हैं जब 170 किलोमीटर दूर से जो ताऊ-ते जो तूफान है वो इस वक्त निकल रहा है। नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स की तरफ ये आगे बढ़ रहा है अरब सागर में, और ये करते हुए धीरे धीरे गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालात ये है मुंबई में 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुंबई का कुछ इलाका ऐसा है जहां पे मॉडरेट ट्रेन है, लेकिन मुंबई को अगर छोड़ दिया जाए तो आपको रत्नागिरी में या फिर रायगढ़ में सिंधुदुर्ग वाला इलाका है, वहां पर आपको हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल भी देखने के लिए मिला है। मुंबई में ही कई जगह जो पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीम है, आप इस वक्त देख सकते हैं, ये पूरी टीम को यहां पर तैनात कर दिया गया है। और ये सिर्फ मुंबई में नहीं है हालात, जितना भी कोस्टल बेल्ट का इलाका है वहां पर आपको इसी तरह से एनडीआरएफ की जो टीम है उनकी तैनाती देखने के लिए मिल जाएगी। एनडीआरएफ की तरफ से जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं आशीष कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष सर, इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरह की स्थिति बनी हुई है?
जैसा कि सभी को पता है कि इस समय बारिश तेज हो रही है और हवा तेज चल रही है। इसको मद्देनजर देखते हुए हमारी टोटल 3 टीमें हैं, उनकी तैनाती की गई है, जिनको टोटल 6 भागों में बांटा गया है और अलग अलग जगहों पे लगाया गया है। और ये जो रायगढ़ वाला इलाका है, जो जहाँ सिंधुदुर्ग है, जहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला था, वहाँ क्या हालात आपको कुछ पता चल पा रहे हैं वहाँ पे? अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि वहाँ पे कुछ गंभीर हालात हैं। अगर कुछ इस तरीके से कुछ हालात होते हैं तो वहाँ के लिए भी टीम ईयर मार्क की गई है, वहाँ पे फर्दर रिस्पांस करेंगे। गांव के लोगों को जरूर वहाँ से हटाया गया है, जो कोस्टल बेल्ट का इलाका। कोस्टल बेल्ट के इलाके से पहले से ही यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने उनको हटा दिया गया है, उनके लिए पूरा एडवाइजरी दी गई है, सूचना दी गई है और उनको रिस्पांस वहाँ पे किया जा रहा है। आपकी 3 टीमें जो है वो पालघर तक के इलाके को देखेंगे, जो कोस्टल बेल्ट का इलाका। अगर ऐसी सूचना मिलती है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो बिल्कुल वहाँ पर रिस्पांस किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने का। मैं आपको सीधी तस्वीरें और जो परिस्थितियों से रूबरू करवा रहा हूं सचिन। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त आप देख सकते हैं और समुद्र को देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार आपको समुद्र दिखाएंगे, वो आपको अंदाजा लगाने में मदद करेगा कि इस वक्त जबकि 170 किलोमीटर दूर से ये जो ताउते तूफान मुंबई से निकल रहा है, बावजूद उसके जो उसकर है वो किस तरीके का है। बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है, हम देख सकते हैं। मैं जरा दक्षिण भारत का रुख करता हूं, बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ जयपाल मौजूद है। जयपाल, हालांकि कन्याकुमारी में तेज बारिश की संभावना, अभी तेज बारिश हो रही है। अभी हमने पढ़ा तमिलनाडु को भी इसने अफेक्ट किया, गोवा में भी इसने जो है नुकसान पहुंचाया है। बाकी और जगहों पर, क्योंकि बाद में खबरें आती, बाकी और जगहों पर जहां पर ये लैंड किया था वहां से इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं? जी देखिए सचिन, सबसे पहले कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका के अंदर के से होकर के ये तूफान गुजर जरूर चुका है, लेकिन इसका प्रभाव अभी तक बरकरार है। अगर कल रात की बात करें तो कर्नाटका के जो तटवर्ती जिले हैं, खासकर 4-5, उनके अंदर लगातार जो है बारिश होती रही है, हालांकि कभी कम और कभी ज़्यादा। इसके अलावा अगर हम बात करें नुकसान की, तो जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है, ये आंकड़ा 6 का हो गया है। इनमें से 2 वो लोग हैं जो नाविक हैं, जो कि समुद्र में थे और उनकी जो नाव है वो पत्थरों से टकरा गई और उसके बाद 2 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि अभी लगभग 3 से 4 लोग मिसिंग हैं। इसके अलावा एक और वो बोट जो है, जो न्यू मैंगलोर पोर्ट के से लगभग 4 मील की दूरी पर है, उसमें 9 लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लगातार प्रयास कल से जारी हैं, क्योंकि समुद्र का व्यवहार जो है बहुत ज़्यादा रफ है, लगातार ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में उनको अभी रेस्क्यू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर जो है वो उनको रेस्क्यू करेगा जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती है। दूसरे नुकसान की अगर हम बात करें तो पूरे इलाके के अंदर में लगभग 100 के आसपास के गांव हैं जो कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सरकार के द्वारा 10 रिलीफ कैंप बनाए गए थे, 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, 250 से ज्यादा लोग अभी भी उस रेस्क्यू कैंप में हैं। इसके अलावा पेड़ कई जगहों पे गिरे हैं, सड़कों को नुकसान हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हैं। ये सारे नुकसान है जो प्रशासन में पूरी तरह से हाई बहुत जगहों पर, जैसे कि आपने कहा कि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और बहुत से ऐसे दूर दराज के इलाके जहां से खबर आनी शुरू है। अंकुर, एक बार फिर से आप दिखा दीजिए समुद्र जो और हाई टाइड्स इस वक्त और जो बाकी इलाकों से आपके पास खबरें आ रही है, महाराष्ट्र के और बाकी जगहों से। सचिन, मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको करंट कितना है समुद्र के अंदर, वो देख सकते हैं आप। 4-4.5 मीटर से भी ऊंची लहरें इस वक्त उठ रही हैं। जितना भी इस वक्त जो नौकाएं होती हैं अक्सर उनको जो मछली पकड़ती हैं, उन सभी को साफ तौर पर रेड अलर्ट के तहत उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप 17 तारीख और 18 तारीख के जो 2 दिन हैं, अंकुर आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक करवाता हूं, लेकिन ये तस्वीरें साफ दिखा रही कि किस तरीके से समुद्र में जो है उफान बहुत ज्यादा है। ये तो अभी मुंबई की खबर है जहां पर तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात के इलाकों की, आपने कहा कि रत्नागिरी की बात करें तो वहां पर इसका काफी असर है। हालांकि महाराष्ट्र से 170 किलोमीटर दूर से ये गुजर रहा है। अंकुर, अपनी बात पूरी कीजिए, अब आवाज आ रही है आपकी। सचिन अपना सवाल दोहरा पाएंगे आप? मैं आपको सुन नहीं पाया। अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में आपका आवाज कट गई थी। आप वहां की तस्वीर और वहां का हाल बता रहे थे।
तो मैं आपको परिस्थितियां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये हालात तब हैं जब मुंबई से 170 किलोमीटर दूर अंदर समुद्र से ये जो ताउते जो तूफान है वो नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। और यहां से निकलते निकलते आज शाम तक ये गुजरात का जो कोस्टल इलाका है वहां टच कर जाएगा। पोरबंदर के पास में ही महुआ नाम की एक जगह है जहां पर इसको लैंड होना है। और ये भी जो मौसम विभाग कह रहा है, जैसे जैसे ये जो तूफान है ये आगे बढ़ रहा है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए गुजरात के इलाके में खास तौर पे ऑरेंज अलर्ट तक दे दिया गया है। मुंबई और मुंबई के इलाकों में ये येलो अलर्ट था, यानी जो अलर्ट का जो लेवल है उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और ये लैंड पर से टकराएगा पोरबंदर के आसपास का जो इलाका है महुआ का। क्योंकि फिलहाल ही आपने पोरबंदर का जिक्र किया, मैं गुजरात कर लेता हूं। इस वक्त हमारे साथ गुजरात से भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा अर्पण, इस वक्त स्थिति क्या है गुजरात के तमाम इलाकों की, क्योंकि अब गुजरात का ही ऑरेंज अलर्ट है, दीव का ही ऑरेंज अलर्ट है। बिल्कुल, मैं आपको ये अपडेट्स बताना चाहूंगा। जो ऑरेंज अलर्ट था अब उसको रेड कर दिया गया है जो मौसम विभाग है उसके द्वारा। अभी मैं गुजरात के वेरावल जिले में हूं। सोमनाथ जो प्रसिद्ध शिवालय है वहां से नजदीकी इलाका है वेरावल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं समुद्र में जो उठती जो लहरें है वो प्रति मिनट और भी गंभीर हो रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है साइक्लोन तोकते हैं वो आज देर शाम तक गुजरात का जो समुद्री इलाका है वहां तक पहुंच जाएगा। अभी जिस तरह से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो गुजरात से कोस्ट से तकरीबन 990 किलोमीटर दूर है और केंद्र शासित जो प्रदेश है दीव, वही जो गुजरात के साउथ में आया हुआ है, वहां से वो 250 किलोमीटर दूर है। यानी जिस तरह से प्रति मिनट आगे बढ़ रहा है साइक्लोन और उसकी इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। आप माहौल भी देख सकते हैं, समुद्र में जो लहरें है वो लगातार ऊंची होती जा रही है और जो जिस तरह का पूरा माहौल है अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। जो पवन की जो गति होगी वो 150 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इस पर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये साइक्लोन टोकते गुजरात के समुद्री किनारे से टकराएगा तब वहां के हालात किस तरह से होंगे। हालांकि आने वाले तूफान को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी चाक चौबंद है। जो संभावित इलाके हैं जहां पर इसकी असर होनी है उसको लेकर भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। पूरे गुजरात की बात करें तो 17 जिले ऐसे हैं जहां पर इसकी असर होने को है। उसके 655 गांव है, उसमें से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। जो साइक्लोन सेंटर है या फिर जो ऐसे सुरक्षित जगह है वहां पर उनको ले जाया गया है। एनडीआरएफ की भी 45 से ज्यादा जो टीमें हैं वो अलग अलग 17 जिलों में डिप्लॉय कर दी गई है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। बस अब देर है कि कब ये जो साइक्लोन है वो गुजरात से टकराएगा, क्योंकि जिस तरह की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है बड़े पैमाने पर जो नुकसान है वो हो सकता है। क्योंकि जो पवन की जो गति है 150 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होने की जो आशंका जताई है मौसम विभाग ने। अभी ये जो समंदर है गुजरात के अलग अलग जिलों से कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ जो समंदर है वहां पर समुद्र और भी एक कह सकते हैं कि गंभीर होता दिख रहा है जी। और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है कि ताउते तूफान महाराष्ट्र 170 किलोमीटर दूर से गुजरा है। रत्नागिरी पर इसका असर देखने को मिला है। गुजरात में कुछ ही देर बाद ये लैंड करेगा। गुजरात के तमाम इलाकों में बहुत तेज बारिश की संभावना, बहुत तेज बारिश हो रही। दीव में भी ऑरेंज अलर्ट को फिलहाल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। किन किन राज्यों में इसका असर है वो हम आपको दिखाते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा असर देखने को फिलहाल मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी तमाम जगहों पर बारिश हो रही है। समुद्र में काफी ऊंची लहरें हैं। गोवा में इसने अपना कहर दिखाया। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और दमन दीव में भी इसका काफी असर देखने को मिला है। दमन दीव में अभी अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि किन किन राज्यों में और किन केंद्र शासित प्रदेशों में इसका असर देखने को मिला है और ये असर कैसा है। गुजरात की अगर हम बात करें तो जो कोस्टल इलाके हैं वहां समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें हैं। महाराष्ट्र में बहुत से ऐसी जगह जहां पर पेड़ गिर गए हैं। मुंबई में आज वैक्सीनेशन का काम नहीं होगा क्योंकि काफ़ी तेज बारिश चल रही है। मुंबई में काफ़ी जगहों पर पेड़ गिरे हैं। कर्नाटक में 4 लोगों की फिलहाल मौत की खबर है। 70 गांव में इसने तबाही मचाई है। 70 गांव से ऐसी खबरें आ रही हैं
कि ताउते तूफान के कारण काफ़ी तेज़ बारिश और नुकसान हुआ है। तमिलनाडु का जिक्र करें तो कन्याकुमारी में भारी बारिश अब भी जारी है। थिप्रिप्पू बांध का जल स्तर बढ़ गया है। केरल में भी कई बांधों का जल स्तर बढ़ गया है। गोवा में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों में बिजली नहीं है। अब हम आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं कि तूफान का असर किस तरीके से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवाएं वहां पर चल रही हैं। सुबह से काफ़ी तेज़ हवाएं हैं, रात से इनफैक्ट शुरू हो गई थी काफ़ी तेज़ हवाएं, और कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं। हाई टाइड की आज दोपहर को काफ़ी आशंका जताई गई है क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है। काफ़ी तेज़ वहाँ पर बारिश हो रही है। मुंबई की कई इलाकों में तेज़ बारिश है। महाराष्ट्र के जो कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश है। वहाँ पर भी समुद्र का जल स्तर है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो आज समुद्र में ना जाए। अंकुर और जयपाल इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर, सबसे पहले एक बार आपके पास अगर कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो बता दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये तूफान महाराष्ट्र को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा है, फिलहाल तो मौसम विभाग ये कह रहा है कि इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है। देखिए, मौसम विभाग कल से ये वाली बात बता रहा है कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में इसको लैंड कहीं नहीं होना था, लेकिन ये महाराष्ट्र का जो कोस्टल इलाका है, चाहे वो रत्नागिरी का हो, नॉर्थ कोंकण का इलाका हो, साउथ कोंकण का इलाका हो, उससे 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर दूर की रेंज पर समुद्र के अंदर से जा रहा है। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। अब जो ये अरब सागर में ये नॉर्थ वेस्ट के तरफ आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल ये जो हमें बताया जा रहा है कि 170 किलोमीटर दूर मुंबई से ये निकल रहा है समुद्र के अंदर से, लेकिन सी कितना ज़्यादा रफ है ये इस बात को समझा रहा है कि करंट बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से आगे की तरफ जब ये पालघर होते हुए ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा पोरबंदर की तरफ, तब तक शाम तक का वक्त होगा जब ये पोरबंदर पहुँचेगा, और तब तक इसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। मैं मुंबई के लिहाज से बात करूं तो 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं मुंबई में चल रही हैं। और सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई का जो पूरा कैचमेंट एरिया जो इस जो ताउते जो तूफान है उसकी चपेट में जो आ रहा है, वहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां पे मॉडरेट रेन हो रही है। मुंबई में भी इस वक्त कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मॉडरेट रेन है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और ये सिलसिला आज शाम तक लगातार बरकरार रहेगा। आने वाले 2 दिनों तक मछुआरों समेत किसी भी शख्स को समुद्र का जो कोस्टल इलाका है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। इस तरह के रेड फ्लैग यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और जो पूरा कोस्टल इलाके में एनडीआरएफ की जो टीम है उसको तैनात कर दिया गया है। लाइफ जो गार्ड होते हैं जो समुद्र के किनारे पे होते हैं अक्सर लोगों की जान बचाने के लिए। अगर मैं जुहू बीच की बात करूं तो यहाँ पर ही 10 लोगों की टीम है जिसमें 5 पॉइंट बनाए गए हैं। हर पॉइंट पर 2 लोगों को रखा गया है। कोई भी अनहोनी होती है या कोई भी किसी भी शख्स के साथ कोई हादसा होता है उससे बचाने के लिए कंटिजेंसी प्लान के तौर पर। तो फिलहाल हालात ये हैं। बिल्कुल, और हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है जिस तरीके से आपने कहा कि जैसे आगे बढ़ रहा है, और शायद इसकी संभावना थी भी, इसका अंदेशा कहीं ना कहीं था। तभी गृह मंत्री जो हैं वो लगातार इसको लेकर के अलर्ट हैं, वो बैठक कर रहे थे, वो मीटिंग कर रहे थे, वो लगातार संपर्क में थे। प्रधानमंत्री ने खुद इसको लेकर के बैठक की है। खुद गृह मंत्री ने कहा था कि जो कोस्टल एरिया उनकी जो लाइट है वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश पहले ही एक और महामारी पेंडेमिक से जूझ रहा है, और ऊपर से इस तूफान का आना उन जगहों पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जयपाल, अब क्योंकि ये सदर्न स्टेट से निकल चुका है, अब खबरें आ रही हैं कि बहुत से गांव में इसने नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल सचिन, देखिए इसकी उम्मीद पहले ही की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह की गति थी, जिस तरह की तेज हवाएं चलनी थी, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके राज्य सरकार ने अपनी ओर से पहले से इंतजाम किए थे। और जैसा कि तूफान गुजर जाने के बाद होता है कि जो वाकई नुकसान जो होता है उसकी खबरें हमारे पास बाद में आती हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक इस वक्त कर्नाटका के 20 ताल्लुक टोटल और लगभग 100 के आसपास गांव जो हैं वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।
इसके अलावा जो है पहले 4 का आंकड़ा आ रहा था मौत का और अभी 6 का आंकड़ा आ रहा है। हालांकि ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। 6 ह्यूमन लॉस का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। इसके अलावा कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है, कई इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हैं, पेड़ों के गिरने की खबर आ रही है और उसके साथ साथ कच्चे मकान, जो कि खास करके जो समुद्री तट के हिस्से में जो कच्चे मकान होते हैं उनके ऊपर तेज हवाओं का और तेज बारिश का जबरदस्त असर पड़ता है, उसका काफी नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो कई जगह पर डिस्टर्ब हुई हैं। लगभग 3000 जगह पर ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस डिस्टर्ब हुई हैं। 10 रिलीफ सेंटर बनाए गए थे और उसके अंदर में लगभग 500 आदमियों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 200 से ज़्यादा लोग जो है अभी वो रिलीफ सेंटर में, उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। इस वक्त जो भी तटवर्ती इलाकों के मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, वो लगातार इलाके के ऊपर में नज़र बनाए हुए हैं, डीसी के साथ और वहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। मैंगलोर के अंदर में न्यू मैंगलोर पोर्ट पे जैसा मैंने बताया कि एक बोट जो है वो लगभग 4 माइल दूर जयपाल, जब होता क्या है, क्योंकि कोस्टल इलाके और आसपास पॉपुलेशन तो होते हैं, मछुआरे भी रहते हैं और बस्तियां भी होती हैं, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि पहले से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी जिस तरह से भले कैटरीना तूफान आया, उससे पहले जो और तूफान आया एल निनो आया था, तो जैसे तैयारी की थी भारत में, कम से कम डिजास्टर मैनेजमेंट इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा दुरुस्त रहता है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल कहां, ठीक है, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। कोलकाता में टीएमसी के 2 नेताओं से सीबीआई की पूछताछ भी जारी है। मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी से भी पूछताछ होनी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चारों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। कोलकाता में टीएमसी के 2 नेताओं से सीबीआई की पूछताछ की जा रही है। मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी से सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई की पूछताछ तेज हो गई है नारदा स्टिंग मामले में। तो नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। कोलकाता में टीएमसी के 2 नेताओं से सीबीआई की पूछताछ हुई है। मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी से सीबीआई की पूछताछ हुई है। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी से भी पूछताछ होनी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चारों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। तो एक बार फिर से हम रुख करते हैं ताउते तूफान का, क्योंकि हमारे साथ लगातार अंकुर भी बने हुए हैं महाराष्ट्र और गुजरात और आसपास के जो इलाके जहां पर इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा हो सकती है, वहां से जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जयपाल भी बने हुए हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और बाकी जो सदर्न स्टेट थे उसमें क्या हालात हैं, लेकिन गुजरात की कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है, जहाँ पर ये लैंड करेगा तो उसके लिए रेड सिग्नल जारी किया गया है और रेड अलर्ट जारी किया गया है, वो हम आपको बताते हैं। पोरबंदर सबसे पहले आता है, कच्छ है, द्वारका है, ये वो कोस्टल इलाके हैं जो कि समुद्र के किनारे पड़ते हैं गुजरात में। वहाँ पर अभी से ही तेज़ बारिश की खबरें आ रही हैं। जूनागढ़ का इलाका है, गिर सोमनाथ का इलाका है, अमरेली का, राजकोट का, मोरबी और जामनगर है जहाँ इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। ज़िलों में फूस और मिट्टी के बने घर पूरे तरीके से तबाह हो जाएंगे, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। भारी बारिश हो सकती है, भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात भी आ सकते हैं। अंकुर, इसका जिक्र आपने कल भी किया कि मौसम विभाग लगातार ये कह रहा था कि इसकी इंटेंसिटी आगे ये बढ़ेगी। अब उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अलर्ट तो जाहिर सी बात है केंद्र में भी था। खुद मैंने कहा कि खुद अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री ने भी बैठक की थी। डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से फिलहाल कैसी तैयारियां हैं आने वाले इस अलर्ट से निपटने के लिए?
देखिए, हमने पिछले साल जब निसर्ग नाम का एक तूफान आया था तब भी इस तरह की तैयारियां देखी थी। तो जो जितने भी प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां हैं उनको जरूर पूरा कर लिया जाता है। खासतौर पर जब जो सबसे पहला कदम उठाया जाता है, कोस्टल बैंक से लगने वाले जितने भी गांव होते हैं उन तमाम गांवों को खाली करवा लिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले नुकसान इन्हीं गांवों में होने की संभावना होती है। चाहे वो झोपड़ियों में तोड़फोड़ की बात होती है, या फिर बिजली के खंभे गिर जाने की बात आती है, या पेड़ गिर जाने की बात आती है। तो ऐसे में जो गांव के गांव हैं उनको खाली करवा लिया जाता है। मैं महाराष्ट्र की अगर आपसे बात करूं, चूंकि कल शाम को ही यहां पर आ गया था, रायगढ़ वाला जो इलाका है, कोंकण वाला जो इलाका है, वहां 30 से 32 गांवों को खाली करवा दिया गया था। दूसरा, फिलहाल कोरोना वक्त का काल चल रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को पूरे अभी 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तीसरा, मैं मुंबई के लिहाज से बात करूं तो 580 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो जंबो सेंटर्स, जो टेम्पररी ढांचे में जो जंबो सेंटर्स बनाए गए थे वैक्सीनेशन कोविड के, वहां से उनको शिफ्ट करा दिया गया है। उनमें से अधिकतर वो हैं जो आईसीयू के मरीज थे, उनको अब पक्के जो एस्टेब्लिशमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। जो तैयारियों का लेवल है वो इस तरीके का होता है ताकि लोगों के जान माल की जो हानि है उसको कम से कम किया जा सके। जाहिर सी बात है, उसको कम से कम किया जा सके कोस्टल इलाके में, क्योंकि मिनिमाइज ही किया जा सकता है चीज़ों को। और तभी, जैसे कि जयपाल भी बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जगह होती जो सुदूर होती, जहां पर तैयारियां पहुंचती हैं और वहां पर खबरें जो हैं वो बाद में आती। बहुत से ऐसे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं जो कि समुद्र के किनारे लगते हैं, भले वो कर्नाटक के कुछ हों या फिर कन्याकुमारी के आसपास के रहे हों, तमिलनाडु के रहे हों, या फिर केरला में भी इसका असर देखने को मिला है। जयपाल जी बिल्कुल, जिस तरह के अनुमान लगाए गए थे उसके मुताबिक तैयारियां की गई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कई टीमों को तैनात किया गया था, लेकिन जिस वक्त ये तूफान आता है, यानी जिस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही होती है या तेज हवाएं चल रही होती हैं, दरअसल उस वक्त जो ये रेस्क्यू टीमें होते हैं उनका काम सिर्फ इतना है, वेट एंड वॉच, ताकि वो तभी उस स्थिति में बाहर निकल सकते हैं जब तक पानी बरसना बंद ना हो जाए या जब तक हवाएं कम ना हो जाए। उसके बाद ही दरअसल ये पता चल पाता है कि इसमें नुकसान क्या हुआ। और इसीलिए सरकार की हमेशा ही कोशिश ये रहती है कि जब भी इस तरह के तूफान की आशंका हो, पहले से ही अलर्ट को जारी करना, पहले से ही लोगों को जो तटवर्ती इलाके हैं खास करके जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उन मकानों में से लोगों को रेस्क्यू करना, उनको निकालना। हालांकि लोगों की जिद रहती है। कर्नाटक की पहली जिन 4 मौतों की हम बात कर रहे हैं उसमें से 2 मौतें कम से कम ऐसी हैं जिनमें मकान की छत गिरने के बाद जो है व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यानी वो लोग हैं जो अपने आप को फिलहाल संख्या 4 थी, अब ये संख्या 6 हो सकती, लेकिन फिर भी ये तैयारियों का नतीजा था। वरना तो इस तरह के जब तूफान आते हैं तो जिसे कहते हैं बेहताशा तबाही जो है करके जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है एनडीआरएफ है और जो बाकी एजेंसी उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। इस कारण से उस तरफ से तो निकल गया, फिलहाल गुजरात की तरफ भी अभी तैयारी की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.